Assalamu alaikum and good morning to all of you. How are you students? I hope you all are fine and safe at home. जैसा कि आप जानते हैं कि दोबारा से जो है कोविड की वजह से हमें अगेन ऑनलाइन क्लास पर आना पड़ा है। तो आइए हम अपनी जो है क्लास का आगाज़ करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा, हम ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम फर्स्ट चैप्टर को ही पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। सो पेज नंबर इज़ 1, चैप्टर 1, एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, यानी मुआशी ज़िंदगी का इर्तिका, यानी मुआशी ज़िंदगी का इर्तिका कैसे हुआ। जैसे कि बेटा आप लोग जानते हैं कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में, जब हमारी फ़िज़िकल क्लासेस चल रही थी, तो हमने इस चैप्टर का स्टार्ट ले लिया था और मेरा ख़्याल है हमने तीनों स्टेजेस भी पढ़ के समझ लिए थे। तो ठीक है, इसको हम अगेन रीड आउट करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो द एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट इकोनॉमिक लाइफ डेट्स बैक टू millions of years. Its history is as old as the presence of man on the world globe. No one can imagine that once we used to live like apes under the trees or in the caves. Anyhow, being the super creature, man has been trying to improve his economy and has reached up to present computer age. It is only man's constant efforts through which he entered the science era, and science gave birth to technology which is responsible for such progress and prosperity of the world that was beyond our imagination. This long struggle has been divided into three main stages of economic life. They are as under. जी, तो एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ मीन्स के कैसे इंसान ने तरक्की करके, किस तरह से वो इम्प्रूवमेंट ला के इस मॉडर्न दौर में आ पहुंचा, यानी उसने कैसे तरक्की की, इसकी हिस्ट्री क्या है, यानी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, यानी जब से इंसान पैदा हुआ है इस दुनिया में तब से वो कोशिश करता आ रहा है। यानी कोशिश किस बात की? कोशिश इस बात की कि वो रोज़ी जब अपनी कमाता है, खाने पीने को उसके पास कुछ नहीं होता, तो उसने कैसे इम्प्रूव किया, कैसे ख़ुद को इम्प्रूव किया। नो वन कैन इमेजिन दैट वंस वी यूज़ टू लिव लाइक एप्स अंडर द ट्रीज़ और इन द केव्स, यानी हम में से किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जब इंसान पिछले दौर में वो केव्स यानी गारों में भी अपनी ज़िंदगी को गुजार चुका था, यानी उस वक्त लोगों को इस बात का इल्म नहीं था कि ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना है। बस वो अपनी ज़रूरत को ही पूरा कर रहे थे, उसी को अपनी ज़िंदगी समझ रहे थे कि उसने अपना पेट कैसे पालना है। तो अगर हम आज के दौर में इस बात को देखते हैं, यानी इतनी तरक्की याफ्ता दौर को देखते हैं, तो इसका जो क्रेडिट है वो टोटली इंसान को जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना के इस ज़मीन पर भेजा। फिर उसको अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, कैसे गुजारनी है, उसने अपने अक़ल व शऊर से जो है काम लेकर वो यहाँ तक इस दौर में आ पहुँचा। इट इज़ ओनली मैन्स कॉन्स्टेंट एफ़र्ट्स
यानी ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की मेहनत थी जिसकी वजह से वो आज इस साइंस के दौर में या मॉडर्न दौर में, जिसको हम टेक्नोलॉजी का दौर कहते हैं, उसमें आ पहुंचा है। अब एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ का मकसद ये है, यानी हम इसमें जो पढ़ेंगे कि इंसान जब पैदा हुआ, इस दुनिया में आया, तो उसने किस तरह से तरक्की करके ख़ुद को इम्प्रूव करके वो इस दौर में पहुंचा, तो इसकी भी एक हिस्ट्री होगी ना। तो जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इन जो है पूरे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इस लॉन्ग स्ट्रगल को, यानी इंसान ने किस तरह से तरक्की की, कैसे वो इस दौर में आ पहुंचा, उस तरक्की को या उस स्ट्रगल या मेहनत को जो है इकोनॉमिस्ट ने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। उसमें नंबर 1 स्टेज आ रहा है हमारा हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज, नंबर 2 इज़ पेस्टोरल स्टेज, नंबर 3 इज़ एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट स्टेज। तो नंबर 1 इज़ हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज। हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज मीन्स के जानवरों का शिकार करना और उनको जमा करना, ठीक है। बिफोर द एव ऑफ सिविलाइजेशन, मैन यूज्ड टू लिव इन केव्स एंड फिश, बर्ड्स एंड गॉड लाइक एनिमल्स यूज्ड टू बी हिज फूड। यानी जब इंसान को ज़िंदगी गुजारने का तरीका और सलीका नहीं था, तब लोग कहाँ इंसान ज़िंदगी गुजारते थे? केव्स में, गारों में रहते थे वो, और उनकी जो खुराक क्या थी? फिश, बर्ड्स एंड गोट लाइक एनिमल्स यूज्ड टू बी हिज फूड। यानी वो गोट्स को, बर्ड्स को, फिशेस को अपने फूड के लिए, यानी अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करते थे। दैट फिशिंग एंड हंटिंग वर डन विद द वेपन्स लाइक एरोज, एक्सेस, डेगर्स, लेंसेज एंड नाइफ्स एसेट्रा। तो वो इन एनिमल्स का जो है शिकार किससे करते थे? उनके पास वेपन्स क्या थे उस वक्त? एरोज थे, एक्सेस थे, डेगर्स थे, नाइफ्स एसेट्रा। और वो किससे बने हुए थे? मेड ऑफ स्टोन, वुड एंड मेटल्स। यानी वो जो वेपन्स थे, हथियार थे, किस चीज़ के बने हुए थे? स्टोन यानी पत्थर, वुड लकड़ी एंड मेटल्स। That uncertain food getting condition compelled him to catch the animals alive and store them for the next day meal. The economists call it the hunting and gathering stage. अब ये एक अनसर्टेन कंडीशन थी, यानी उनकी मजबूरी थी कि वो क्या करते थे, कभी अगर उनको शिकार मिला तो उन्होंने शिकार किया और अपना खाना पीना खा लिया। पर ये एक शर्त होती थी कि ज़रूरी नहीं था कि नेक्स्ट डे भी उनको कोई शिकार मिल जाए। तो उन्होंने क्या किया, जानवरों को जो है अपने पास जमा करना शुरू कर दिया कि अगर नेक्स्ट डे उनको कोई जानवर शिकार के लिए ना मिले तो जिसको उन्होंने स्टोर किया है, जिस एनिमल को, वो उसको नेक्स्ट डे मील के लिए काम आ जाए। तो इकोनॉमिस्ट ने इस जो है स्टेज को, इस दौर को कौन सा नाम दे दिया? हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज। क्योंकि इसमें लोगों ने क्या करना सीखा था कि जानवरों का शिकार किया और उनको जमा करना शुरू कर दिया। तो इससे बढ़ के जब हम आगे आए तो वो कौन सा स्टेज कहलाया? नंबर 2, पेस्टोरल स्टेज। यानी इसको हम ये कह सकते हैं गल्लाबानी का दौर। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, मैन बिकम हैबिचुअल ऑफ डोमेस्टिकेटिंग काउज, blocks, goats, sheep and horses. These animals were the sources of milk, flesh, hides and transportation supply to him. अब इस स्टेज में क्या हुआ? ये स्टेज जाहिर सी बात है
हंटिंग और गैदरिंग स्टेज के डायरेक्ट बात तो नहीं आया होगा, काफ़ी टाइम फर्स्ट स्टेज चलता रहा। उसके बाद जब इंसान ने थोड़ी बहुत तरक्की की तो वो पेस्टोरल स्टेज पे आ गया। इस स्टेज में क्या हुआ कि लोगों ने जो है काओ, ब्लॉक्स, गॉड्स, शीप्स, हॉर्सेस, इन एनिमल्स को जो है अपने फूड के लिए इस्तेमाल किया। वो उनके किन काम आ रहे थे? मिल्क, इन एनिमल से उनको मिल्क मिल रहा था, फ्लैश मीन्स उनको उसका गोश्त मिल रहा था, हाइड्स मीन्स खालें, और उन्हीं एनिमल्स को वो एज अ ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर रहे थे, यानी यहाँ से वहाँ ले जा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह उनको सप्लाई कर रहे थे। फॉर देयर फूड्स, यानी इनके फूड के लिए। यहाँ पे किसके फूड की बात की जा रही है? इन एनिमल्स के फूड के लिए। यानी अब जब इंसान ही बिना खाने पीने के ज़िंदा नहीं रह सकता तो जानवर भला कैसे ज़िंदा रह सकते हैं? तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई कि इंसान को अपने साथ साथ जो है इन जानवरों के फूड का भी अरेंज करना पड़ा। तो फॉर देयर फूड ग्रास एंड वाटर, यानी इनके खाने के लिए, यानी इनका खाना क्या था एनिमल्स का? ग्रास एंड वाटर। मेन यूज टू टेक दैम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो उनके खाने पीने के बंदोबस्त करने के लिए लोगों ने क्या किया? एक जगह से दूसरी जगह मूव होना शुरू कर दिया। द इकोनॉमिस्ट कॉल इट पेस्टोरल स्टेज। वन हु ओन्ड अ लार्ज कैटल वॉज कंसिडर्ड wealthy man. The existence of tribes, animals, transportation and private property like precious metals, jewelry, houses and cattle took place during this stage. तो इस स्टेज में लोगों ने क्या किया? अपने जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर मूव होना शुरू हुए। और इस दौर में यानी जिसके पास ज़्यादा कैटल्स थे, यानी जिसके पास जितने ज़्यादा जानवर होंगे उसको वेल्दी मैन कंसीडर किया जाता था, यानी दौलतमंद। और इस स्टेज में बहुत सारी चीज़ें को देखने को मिली हमें। एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइब्स, यानी कबीले बनना शुरू हो गए। एनिमल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी प्रीशियस मेटल्स आ गए, ज्वेलरी आ गई, हाउसेस आ गई, वो हमें इस स्टेज में देखने को मिले। नंबर 3 इज़ एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट स्टेज। एज द बैंक ऑफ रिवर्स एंड लेक्स वर द सोर्स ऑफ बोथ वाटर एंड वेजिटेशन सप्लाई, मैन सेटल डाउन देयर विद हिज कैटल। अब जैसा कि मैंने बताया, लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह मूव होना शुरू कर दिया अपने कैटल्स के लिए या अपने एनिमल्स के लिए, और वो ऐसी जगह शिफ्ट होने लगे जहाँ पर उन्हें पानी मिल सके। जहाँ पानी या दरिया वगैरह थे वहाँ पे आबाद होना शुरू हो गए ताकि उनको वहाँ पानी भी मिल सके, और जहाँ पानी होगा ऑफ कोर्स वहाँ पे वेजिटेशन भी इजीली होती हैं। मैन सेटल डाउन देयर विथ हिज कैटल, वो वहाँ पे जो है अपने एनिमल्स के साथ सेटल्ड हो गए। ही ऑल्सो लर्न हाउ टू ग्रो फूड क्रॉप्स, यानी इस स्टेज में, एग्रीकल्चर स्टेज में, उन्होंने सीखा कि कैसे जो है क्रॉप्स को ग्रो करना है, सब्जी जिनमें हमारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आ जाते हैं, कि कैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ग्रो करना है। ही यूज्ड एनिमल्स फॉर प्लगिंग एंड ड्राइंग कार्ड्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अब इन्होंने जो क्या किया कि एनिमल्स को एक और यूज़ में ले आए, प्लगिंग के लिए और ड्राइंग कार्ड्स के लिए। आपने देखा होगा एग्रीकल्चर यानी खेतों में किस तरह से वो जानवरों को यूज़ करके एज अ एग्रीकल्चर पर्पस यूज़ किए जाते हैं।
After a very long time, the families increased to thousand. They formed villages and cities near the banks of rivers and lakes. In this way, many ancient civilizations such as Indus Valley near Indus, Egypt near Nile, and China near Yellow River came into being. The agriculture and handicraft stage created the following concepts. जी, अब क्या हुआ? जहाँ पे ये इंसान अपने जानवरों के साथ पानी की तरफ रह रहा था, दरिया की तरफ रह रहा था, काफ़ी टाइम बाद इनमें जो है लोगों की आबादी में जैसे इजाफ़ा होने लगा। जो फैमिलीज़ थी वो इंक्रीज़ हुई थाउजेंड्स में। फिर लोगों ने वहाँ जो है अपने विलेजेस और सिटीज़ बनाना शुरू कर दिए। कहाँ? नियर दी रिवर्स एंड लेक्स, जहाँ पर पानी था या दरिया थे। तो इसी तरह से हमारे पास एनिशेंट यानी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन जो चलती आ रही हैं, जैसे हम कहते हैं ना, सच एज इंडस वैली नियर इंडस, यानी इंडस के पास जो वैलीज़ हैं, यानी वहाँ पे ये बहुत पुरानी हैं। इजिप्ट नियर नाइल, दरियाए नील की तहज़ीब, इंडस वैली की तहज़ीब, चाइना की तहज़ीब हमारे पास जो है देखने को मिलती हैं। इनको हम एनिशिएंट सिविलाइजेशन कहते हैं, यानी बहुत पुरानी तहज़ीबें जो आज तक चलती आ रही हैं। अब हैंडीक्राफ्ट स्टेज ने जो है कौन से कॉन्सेप्ट्स को जो है क्रिएट किया, उसमें हमारे पास आता है नंबर 1 पे डिवीज़न ऑफ लेबर, नंबर 2 फ्यूडल एक्सचेंज इकॉनमी, नंबर 3 इंडस्ट्रियल स्टेज, नंबर 4 प्राइवेट एंड पब्लिक फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। अच्छा, एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट स्टेज का जो हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है डिवीज़न ऑफ लेबर। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर डेट बैक्स टू एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट स्टेज. It emerged due to growth of population. It is evident that each group of people living together divided the responsibilities of economic, social and political duties, such as some people choose fishing, some hunting, some cultivating, some wood cutting, some pottery making, some guarding their tribes, and some of them become heads of different प्रोफेशनल्स। अब डिवीज़न ऑफ लेबर का आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लें, मतलब मेहनत को तकसीम करना। यानी इस स्टेज में जो कॉन्सेप्ट हमारे पास सामने आया वो ये था कि जो इंसान जिस चीज़ में एक्सपर्ट है या उसका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उसको वो चीज़ दी जाए करने को। यानी अगर किसी को हंटिंग का शौक़ है या वो हंटिंग बहुत अच्छे से कर सकता है तो उसको हंटिंग दे दी, और अगर कोई वुड कटिंग अच्छे से कर सकता है तो उसको वुड कटिंग का काम दे दिया। यानी जो शख्स जो इंसान जिस चीज़ में महारत रखता था उसको वो ड्यूटी सौंप दी गई। ठीक है। नंबर 2 है हमारे पास फ्यूडल एक्सचेंज इकॉनमी। Each of the tribes used to choose a tribal chief during that period. इस पीरियड में क्या हुआ, लोगों ने अपने जो है ट्राइब्स मीन्स कबीलों के सरदार मुंतखब करना शुरू कर दिए। He must have been the wisest as well as the strongest man of his tribe. यानी ट्राइब चीफ यानी कबीले के सरदार को मुंतखब किया गया, और कबीले का सरदार जो है वो लाजमन अक्लमंद और उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसा था। इन दिस वे फ्यूडलिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस। द feudatories of nearby tribes decided to exchange their surplus production among themselves. Thus, feudal exchange economy came into existence, which created barter system and cottage industries. अब यहाँ पे पहले हम समझेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या है।
फ्यूडल एक्सचेंज इकॉनमी में क्या हुआ कि लोगों ने अपने कबीले के जो है सरदार को मुंतखब करना शुरू किया। फिर हर कबीला अपनी मर्ज़ी से जो है कोई ना कोई चीज़ को बनाता था। तो वो इतना बनाता था कि वो यानी एक कबीला वो चीज़ अपने लिए भी यूज़ करे और जो बच जाए वो दूसरे कबीले से एक्सचेंज कर ले। यानी वो एक चीज़ को इतना बनाते थे कि वो अपनी भी ज़रूरत को पूरा करते थे, साथ ही साथ वो किसी दूसरे कबीले को एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ अपने लिए ले लेते थे एक्सचेंज में। तो ये हमारा बार्टर सिस्टम कहलाता है, यानी चीज़ों के बदले चीज़ों को एक्सचेंज करना। और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं बेटा? छोटे पैमाने पर जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो घरेलू सन्नतें होती हैं, यानी जो घरों में चीज़ें बनाती हैं, वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। अब यहाँ पे नंबर 3 जो है हमारे पास इंडस्ट्रियल स्टेज है जी। अब हमारा थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो है इंडस्ट्रियल स्टेज। अब हम इस इंडस्ट्रियल स्टेज को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल स्टेज में क्या हुआ, जैसे जैसे आबादी में इजाफ़ा होना शुरू हुआ तो उसी तरह से क्या हुआ, लोगों की ज़ाहिर सी बात है ज़रूरियात में भी इजाफ़ा होना शुरू हुआ, क्योंकि जैसे यानी आबादी बढ़ी तो यहाँ पे लोगों की ज़रूरतों में तेज़ी से इजाफ़ा हो गया। तो जो पहले कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी यानी घरेलू सन्नतें थीं जो छोटी मोटी चीज़ें बनाकर जो ज़रूरियात को पूरा करती थीं, अब उसकी जगह क्या हुआ, स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनना शुरू हुए। यानी छोटे पैमाने पर जो है इंडस्ट्रीज़ लगना शुरू हुई। उस वक्त से लोगों में इस बात की अवेयरनेस आ गई थी कि कैसे जो है चीज़ों को इस्तेमाल करना है, उनका किस तरह से इस्तेमाल करना है, कैसे छोटे पैमानों पर जो है चीज़ें बनाकर उनको ट्रेड करना है और कैसे उनकी जो है सरप्लस प्रोडक्शन करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करती चलूँ, सरप्लस प्रोडक्शन जो टर्म है हमारी, उसका मतलब ये होता है कि यानी हम एक जो है छोटे पैमाने पे जो इंडस्ट्रियल यूनिट है, यानी कोई ऐसी छोटी इंडस्ट्री अगर वो एक चीज़ बना रही है तो उसकी क्वांटिटी इतनी होगी कि वो अपने कंट्री की तो जो है ज़रूरत को पूरा करेगी। यानी उसकी क्वांटिटी इतनी होगी कि आप अपनी जो है कंट्री की नीड को तो पूरा करेंगे, उसके साथ साथ वो समझो आपकी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगी। सरप्लस प्रोडक्शन आपकी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कहलाएगी। यानी आप उससे क्या करेंगे, अपने कंट्री की नीड को पूरा करने के बाद उसको जो है आगे एक्सपोर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट कर देंगे कहीं और, ताकि उसकी जगह आप कोई और चीज़ इंपोर्ट कर सकें। यानी पहले जब मैंने आपको बताया था क्या चीज़ थी, लोगों ने क्या करना शुरू किया था, एक्स्ट्रा चीज़ें बना रहे थे कि अपने ट्राइब्स यानी अपने कबीले की ज़रूरत को पूरा करने के बाद वो दूसरों से चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे थे। तो ये हमारी जो है सरप्लस प्रोडक्शन कहलाती है। तो यहाँ से जो है हमारी इस जो इंडस्ट्रियल स्टेज है उसका स्टार्ट था, ये समझो उसका ये स्टार्ट था। यानी जब कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थे, यानी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो घरेलू सन्नतें थीं, उनसे हटकर जब हम स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेजेस पर आए, यानी स्मॉल स्टेज मतलब जो मैंने बताया छोटे पैमाने पर जो है इंडस्ट्रीज़ लगी, ये हमारा जो है इंडस्ट्रियल स्टेज का स्टार्ट था। इसके काफ़ी टाइम बाद एनर्जी रिसोर्सेज भी जो है फिर
डिस्कवर्ड हुई, जिसमें हमारे पास क्या क्या आ जाती हैं, मिनरल कोल, मिनरल गैस, मिनरल ऑयल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वर डिस्कवर्ड, जो कि इन मिनरल्स की वजह से इन्होंने हम काफ़ी जो है इंडस्ट्रियल स्टेज में अपना अहम किरदार अदा किया और इंडस्ट्री को काफ़ी आगे तक ले गई। फिर आगे आगे जैसे जैसे तरक्की शुरू हुई, इसके बाद हमारे पास स्मॉल के साथ साथ बिग इंडस्ट्रियल स्टेज या बिग इंडस्ट्रियल यूनिट्स सामने आए, यानी देखने को मिले। लोगों ने छोटे पैमाने से तरक्की करके कैसे वो आगे बढ़े, ये चीज़ें देखने को मिली। अब जो है हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेज को भी 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वी कैन डिवाइड इंडस्ट्रियल स्टेज इनटू 3 पीरियड्स। यहाँ पर देखें सेकंड पैराग्राफ। The first and early period started when men used to lead organized life and produced his consumption goods, for example clothes, shoes, carts, furniture, axes, plugs, ropes, boxes and wooden house, doors, etc. अच्छा, फर्स्ट पीरियड कब था? इंडस्ट्रियल स्टेज का जो फर्स्ट पीरियड था वो कब हमें देखने को मिला कि जब लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस्तेमाल की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया, उसको प्रोड्यूस किया। कौन सी चीज़ें? यानी वो ख़ुद उनके इस्तेमाल की थी, यूज़ की थी। ये हमारा इंडस्ट्रियल स्टेज का स्टार्ट था। तो लोगों ने जो है अपने सिर्फ ज़रूरत की जो चीज़ें थी, कंजम्पशन गुड्स थे, वो प्रोड्यूस किए, जिसमें उनके क्लोथ्स थे, शूज़ थे, कार्ड्स थी, फर्नीचर था, एक्सेस